So let's see the next question. इसका as a graph of signal f of t is equal to दिया गया है 4r of t plus 5 minus 4r t plus 2 minus 4r t minus 2 plus 4r t minus 5. ओके, तो अभी तक हम बात कर रहे थे किस तरह से गिवन ग्राफ से हम सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ओके, विच इज इन द फॉर्म ऑफ रैंप सिग्नल, ऑफ कोर्स शिफ्टेड रैंप सिग्नल विथ सुटेबल कोफिशिएंट, और यहां पर हमें रिप्रेजेंट करना है इसका ग्राफ. ओके, तो दो बातें मैंने याद रखने के लिए बोला था जब हम बात कर रहे थे किसी भी सिग्नल के रिप्रेजेंटेशन की बाय यूजिंग द रैंप सिग्नल. जैसे मान लीजिए मैंने कोई सिग्नल या कोई एक फॉर्मेट लिखा, सपोज ए आर ऑफ टी प्लस माइनस बी नॉट समथिंग. ओके, सो ये डिफाइन कर रहा है शिफ्टेड अमाउंट को बी नॉट, और ए डिफाइन कर रहा है कोफिशिएंट को. तो किसी भी पॉइंट पर जो शिफ्टेड अमाउंट है वो इंडिकेट करता है कि कहां कहां पर स्लोप चेंज हुआ है. द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्लोप चेंजेस इज डिफाइंड बाय द शिफ्टेड वैल्यू ऑफ द रैंप सिग्नल. यानी कि रैंप सिग्नल की शिफ्टेड वैल्यू जितनी होगी वो डिफाइन करेगी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्लोप में कितना चेंज आया है, और यहां पर जो कोफिशिएंट है वो इंडिकेट करेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम के अमाउंट ऑफ चेंज इन स्लोप को. क्लियर हो गई बात? चलिए, अब हमें यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वो हमें लिखना है ग्राफ में, किस तरह से इसे लोकेट किया जाएगा. लेट्स सी. ये मान लीजिए मैंने एक सिंपल स्केल यहां पर ड्रॉ की. ओके, लेट्स सी. सो हियर सबसे पहले हमें नोटिस करना है पॉइंट्स ऑफ टाइम. कौन कौन से इंस्टेंट्स ऑफ टाइम हैं जिनकी हमें बात करनी है यहां पर. तो एक तो -5 मुझे दिख रहा है. ओके, यहां पर मैंने मार्क कर दिया कोई पॉइंट -5 रहा होगा जहां पर स्लोप चेंज हुआ है. ओके, -2 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, -5 मैंने लिख दिया. यहां पर कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम है आपका -2 जहां पर स्लोप में चेंज हुआ होगा क्योंकि ये रैंप का शिफ्टेड फॉर्म है. t = 2 एक पॉइंट ऑफ टाइम है. ओके, तो ये 2 हमने लिख दिया. t = 5 भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है. ये आ गए हैं हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम. सबसे पहले हमें क्या करना है, सिग्नल को ऑब्जर्व करना है t = -∞ से. क्लियर? सिग्नल को -∞ से आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे और सबसे पहले देखेंगे t = -∞ से अब हम चलते हैं तो पहली बार कौन कौन से पॉइंट ऑफ टाइम वहां पर आते हैं शिफ्टेड वैल्यू के, और वहीं से सिग्नल को लिखा जाएगा. अदरवाइज आप कहीं और से लिखना, जैसे t = 5 से मैं लिखना शुरू करूं तो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट आ सकता है. हम इसको इनिशियल नहीं मान सकते. राइट हैंड साइड में जो स्लोप है उस वैल्यू को हम इनिशियल स्लोप नहीं मान सकते. इनिशियल कहां से स्टार्ट होगा? ऑलवेज फ्रॉम द -∞. ये बात इंटीग्रेशन में भी अलाउ होगी, डिफरेंशिएशन में भी लागू होगी, किसी सिग्नल के किसी भी फॉर्मेट के रिप्रेजेंटेशन में हमेशा ये बात लागू होती है. हमेशा कहां से स्टार्ट करना है हमें? पास्ट से. तो t = -5 इज अ वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम. अब देखिए, मैं हमेशा बोलता था इसमें कि जो कोफिशिएंट है वो क्या डिफाइन करता है? कोफिशिएंट डिफाइन करता है कोफिशिएंट इक्वल टू फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप. ये बात डिफाइन करता है कोफिशिएंट. तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं दोस्तों कि फाइनल स्लोप की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू इनिशियल प्लस कोफिशिएंट? यस, आई कैन से दिस इज व्हाट इनिशियल स्लोप प्लस कोफिशिएंट. ओके है इतनी बात? इनिशियल स्लोप प्लस कोफिशिएंट, दैट इज व्हाट फाइनल स्लोप. अच्छा, इनिशियल मतलब हम t = -∞ से नोटिस करेंगे एक्सप्रेशन को, तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर क्या हुआ है, कुछ चेंज हुआ है स्लोप में, उससे इमीडिएटली बिफोर क्या होगा? इनिशियल होगा. ओके, अब यहां पर अगर हम देखें तो t = -5 से पहले और कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियस है कि ये 0 रहा होगा. इट्स ऑब्वियस कंसिडरेशन कि ये 0 होगा. ओके, 0 है तो इनिशियल की वैल्यू हमको मिल गई स्लोप में कितनी है? 0. वैल्यू भी 0. कोफिशिएंट कितना है दोस्तों? 4. t = -5 के लिए कोफिशिएंट कितना है? 4. यानी कि फाइनल कितना आएगा? इनिशियल विच इज 0 प्लस 4, यानी कि फाइनल आएगा यहां पर 4. फाइनल कितना आएगा? 4. देखिए, फाइनल स्लोप आएगा दोस्तों 4. अब ये हमने यहां पर ड्रॉ किया इतना. क्लियर? अब t = -2 को अगर आप नोटिस करते हैं तो t = -2 के लिए यहां पर स्लोप कितना मिला है हमको? +4 मिला है.
अब t इक्वल टू -2 के लिए इनिशियल स्लोप हो चुका है +4, कोफिशिएंट कितना है -4, तो फाइनल स्लोप कितना आएगा, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल विच इज 4, कोफिशिएंट विच इज -4, तो 4 प्लस -4 बिकम्स 0, यानी कि यहां पर आ गया स्लोप अब 0। क्लियर है? अब t इज इक्वल टू 2 को अगर मैं नोटिस करूं, यहां से t इक्वल टू 2 को अगर मैं नोटिस करता हूं तो ऐसा कुछ आएगा ये t इक्वल टू 2। अब t इक्वल टू 2 पर अगर हम बात करें किसकी, मैग्नीट्यूड की, तो ये तो बड़ी आसानी से निकल आएगा मैग्नीट्यूड, तो -5 से +2 कितना हो गया 3, ये कितना है 4, तो स्लोप कितना है 4 है। m इज इक्वल टू स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है -5 है ना, और x2 की वैल्यू कितनी -2 है, तो x2 माइनस x1 तो +3 हो गया। y2 कितना है जो हमें जानना है, y1 कितना है 0, तो यहां से कितना हो जाएगा +2 वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका। तो ये मैग्नीट्यूड तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखें t इक्वल टू 2 पर क्या हुआ है, तो t इज इक्वल टू 2 पर अगर आप देखें तो इनिशियल स्लोप कितना है दोस्तों 0, ये स्लोप इनिशियल कितना हो चुका है, फ्लैट हो चुका है ना ये 0। ओके, t इक्वल टू 2 पर कोफिशिएंट कितना है -4, तो इनिशियल स्लोप विच इज 0 प्लस कोफिशिएंट विच इज -4, तो फाइनल स्लोप कितना आएगा -4, फाइनल स्लोप आएगा अब इसमें -4। अगर आप देखें +4 के स्लोप से राइज कर रहा है, -4 के स्लोप से डाउन कर रहा है, और 5 पर ही पहुंचना है, -5 से शुरू हुआ था, तो मैं ये बोल सकता हूं आसानी से कि ये जो है वो सीधा क्या होगा, 0 वैल्यू लाइन को टच कर जाएगा। ओके, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होगा डेफिनेटली, लेकिन यहां से 2 से 5 का 3 इंटरवल है, यहां पर भी -5 से -2 3 इंटरवल था, +4 स्लोप था, यहां पर -4 स्लोप है, तो एज यूजुअल हम ये बोल रहे हैं कि ये 0 पर ही जाएगा डेफिनेटली। ये हमारे पास सिग्नल यहां पर ड्रॉ हो गया। क्लियर है सभी को ये बात? ओके, अब हम एक चीज देखें यहां से, तो ये हमने सिंपल ये ड्रॉ किया, इसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजोडियल पल्स, ट्रेपेजोडियल पल्स, ये सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसी तरह से मैंने एग्जांपल नहीं लिया है, लेकिन आप कंक्लूड कर सकते हैं कोई भी एक ऐसा सिग्नल जो स्टेप सिग्नल के फॉर्म में दिया गया हो, ओके, और हमें उसके लिए वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करना हो, ऐसा हम सिग्नल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये बात सभी को? ओके, सो ये हमने इस तरह से यहां पर रिप्रेजेंट किया ग्राफ को। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिग्नल एफ ऑफ टी यूजिंग शिफ्टेड रैंप सिग्नल एंड शिफ्टेड स्टेप सिग्नल। अब ये सिग्नल आपको दिया गया है, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग शिफ्टेड रैंप एंड शिफ्टेड स्टेप सिग्नल को यूज करके। अब एक चीज समझिएगा जरा ध्यान से इसमें, जैसे ये एफ ऑफ टी है, ओके, अब हमें देखना है किस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्लोप में चेंज आया है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टेप में चेंज आया है। स्टेप में चेंज आया भी है कि नहीं आया है, आया है तो कितने अमाउंट से स्टेप में चेंज हुआ है, ये हमें अब नोटिस करना। देखिए t इज इक्वल टू हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं, -∞ से स्टार्ट करते हैं, तो t इज इक्वल टू 3 से बिफोर अगर मैं नोटिस करूं तो इसका मैग्नीट्यूड और स्लोप दोनों ही वैल्यूज क्या हैं दोस्तों 0, बिल्कुल सही है। t इज इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्टेप चेंज हुआ है या स्लोप चेंज हुआ है। देखें जरा ध्यान से, स्लोप चेंज हुआ है, कितना हो गया 0 से +2, बात समझ में आ गई? ओके, t इज इक्वल टू 4 को नोटिस करते हैं। t इज इक्वल टू 4 के बाद की क्या कहानी है वो अगर हम देखें तो ये इसका मैग्नीट्यूड भी 0 हो गया है t इक्वल टू 4 पर, या उसके ऑनवर्ड्स आगे उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं सभी पर, और स्लोप भी 0 हो गया है। ये बात समझ में आ गई हमको? t इज इक्वल टू 4 के ऑनवर्ड्स हमने देखा कि मैग्नीट्यूड भी 0 है और स्लोप भी 0 है, बिल्कुल सही। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं t इज इक्वल टू 4 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्लोप बिकम +2 to 0 एंड मैग्नीट्यूड या स्टेप वैल्यू ऑल्सो बिकम +2 to 0। यानी कि हम ये बोल सकते हैं t इज इक्वल टू 4 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्लोप चेंजेस एज वेल एज द स्टेप चेंजेस, विच मीन्स अब मैं इन पॉइंट्स ऑफ टाइम को नोटिस करूंगा और जिस पॉइंट ऑफ टाइम के रिस्पेक्टिवली स्लोप में चेंज हुआ होगा वहां पर रैंप, ओके, जिस पॉइंट ऑफ टाइम के रिस्पेक्टिवली स्टेप चेंज हुआ होगा वहां पर
स्टेप और जहां पर स्लोप और स्टेप दोनों चेंज हुए होंगे वो उस पॉइंट ऑफ टाइम के अबाउट शिफ्टेड स्टेप और शिफ्टेड रैंप को हम यहां पर यूटिलाइज करेंगे। देखें तो t इज इक्वल टू 3 जो पॉइंट है, मैं एफ ऑफ टी को यहां पर लिख रहा हूं, एफ ऑफ टी इक्वल टू t इज इक्वल टू जो 3 पॉइंट है वहां पर हम देखें तो स्लोप चेंज हुआ है सिर्फ r ऑफ t माइनस 3। अच्छा कितना चेंज हुआ है वो भी देखें तो 0 से +2 का चेंज हुआ है, तो सीधा कोफिशिएंट हम बोल सकते हैं यहां पर कितना आएगा +2। ओके अब हम देखें t इक्वल टू 4 को, तो t इक्वल टू 4 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्लोप बिकम +2 टू 0। ओके स्लोप कितना हो गया +2 से 0 हो गया है, तो यहां पर हमने लिखा -2r t माइनस 4। और यहां पर t इक्वल टू 4 पर अगर आप देखें तो अकेला स्लोप 0 नहीं हुआ है, स्टेप भी 0 हो गया है। कितना हो गया 2 से 0 यानी कि -2ut माइनस 4। जरा ध्यान से देखें, इसमें हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ये वाला, इसके अंदर आपने देखा इसके अंदर t इज इक्वल टू 4 पर सिर्फ और सिर्फ स्लोप में चेंज आया है। यहां पर क्या आएगा माइनस है ना, -2 आएगा, सॉरी याद लिखा हुआ ओके, +2rt माइनस 3 -2rt माइनस 4। तो यहां पर आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या चेंज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर स्लोप चेंज हुआ है, देयर इज नो स्टेप चेंज। सो हमने ऐसे लिखा इसको 2rt माइनस 3 -2rt माइनस 4। अब मैं इसको अगर ऑब्जर्व करूं, इसी क्वेश्चन को इस तरह से देखूं, तो इसके अंदर आप देखें इस t इज इक्वल टू 4 पर अगर ऐसे चले जाते तो यहां पर सिर्फ हम ये बोल रहे होते कि सिर्फ इसके अंदर क्या हुआ है स्लोप चेंज हुआ है, लेकिन स्टेप भी तो आ गया 0 पर, +2 से कहां पहुंच गया स्टेप, सीधा 0 पर पहुंच गया, which means this is having slope changes as well as the step change। क्लियर हो गई ये बात सभी को? So this is a signal which has slope as well as change in the step, so that we will represent such kind of signals by using the shifted ramp and shifted step signal। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड दिस क्वेश्चन, फॉर द गिवन सिग्नल f of t, g of t इक्वल टू f of t प्लस f of minus t प्लस 7 विल बी। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन बट टू बेसिकली टू अंडरस्टैंड द these fundamental operations those I have discussed, okay, इनको समझने के लिए ये क्वेश्चन है। स्क्रीन को पॉज करें एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड एन आंसर। ओके सभी लोग ट्राई करेंगे इसका आंसर फाइंड करेंगे। पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड फाइंड इट्स आंसर। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू बट यू ऑल शुड ट्राई एटलीस्ट वंस। ओके चलिए, f of t प्लस f of minus t प्लस 7, तो हमें पहले तो ये करना है f of minus t प्लस 7 को ग्राफिकली ड्रॉ करना है। ठीक है, वी आर हैविंग दिस f of t, ओके हमारे पास f of t है यहां पर, लेकिन अभी हमें f of minus t प्लस 7 को ड्रॉ करना है। तो माइनस टी प्लस 7 में आपको क्या क्या दिख रहा है, शिफ्टिंग दिख रही है +7 की, ओके रिवर्सल दिख रहा है, स्केलिंग नहीं है, स्केलिंग नहीं है ना, माइनस टी प्लस 7 है, शिफ्टिंग एंड रिवर्सल इसमें है। मैं नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करूंगा। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं उस ऑपरेशन को डिस्कस नहीं करने वाला हूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम कैसे आंसर इसको कर रहे हैं। ठीक है ना, रिवर्सल किया गया है और क्या किया गया है, शिफ्टिंग किया गया है। ओके तो पहले हम कर रहे हैं नेचुरल ऑर्डर को ही फॉलो करेंगे एज यूजुअल। f of t प्लस 7, हमने शिफ्टिंग रिवर्सल काफी कुछ इस पर डिस्कशन मैंने कर लिया है, आपने ऑलरेडी वो सेक्शन अटेंड कर लिया होगा, तो आपको ये सब चीजें बहुत फैमिलियरली आपको समझ में आ गई होंगी, है ना, काफी फैमिलियर आप हो गए होंगे उनसे, तो वो ऑपरेशन बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब जितनी बार ऑपरेशन रिपीट होंगे उतनी ही मैं उनको ब्रीफ करता जाऊंगा, एक एक ऑपरेशन मैं प्रॉपरली आपको सिखाता जाऊंगा, तो आप वो उसी समय सीखें। और इन अपकमिंग टाइम्स जब क्वेश्चन में कुछ और चीजें पूछी होती हैं तो हम उन फंडामेंटल ऑपरेशंस को ये मान के चलेंगे कि आपने वो ऑलरेडी सीखे हुए हैं और आप आसानी से उसको लिख पाएंगे। तो जिन्होंने ये सीखा हुआ f of t प्लस 7 फटाफट लिख देंगे इसको। तो क्या करेंगे, t प्लस 7 में प्लस 7 विजिबल है, तो एक्चुअली ग्राफ में क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू द नेचुरल एक्सपेक्टेशन, विच मीन्स यहां पर ग्राफ में होगा शिफ्ट बाय 7 इन द लेफ्ट साइड, एडवांस होगा सिग्नल, तो यहां पर हर जगह 7 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 3 - 7 बिकम्स -4, 4 - 7 बिकम -3, यानी कि ये सिग्नल जो होगा वो कितना हो जाएगा, -3 - 7 यानी कि -4 - 3, ये आ गया। और मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो वैल्यू एज सच
कोई चेंज इसमें नहीं आया है। तो एफ ऑफ टी प्लस 7 आ गया, टाइम शिफ्टिंग परफॉर्म कर ली हमने। अब हम इसमें क्या करेंगे, टाइम रिवर्सल। सो अब मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं, इसके साथ ही यहां पर टाइम रिवर्सल ऑपरेशन अप्लाई करके। तो टाइम रिवर्सल अप्लाई करो जरा, टेक इट्स मिरर इमेज। एफ ऑफ माइनस टी प्लस 7 हमें ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, एफ ऑफ माइनस टी प्लस 7। सो एफ ऑफ माइनस टी प्लस 7 लिखने के लिए आपको क्या करना है, इसका टेक इट्स मिरर इमेज। सो दैट मिरर इमेज विल बी दिस -3 becomes +3 and that -4 becomes +4। तो ऐसा कुछ आएगा मिरर इमेज। क्लियर है सभी को? ये जनरेट होगा। तो ये हो गया 3, अब ये हो गया 4, और ये मैग्नीट्यूड तो है 2 इसका, ये जनरेट हो गया। अब हमें एक्चुअली पूछा गया है GT, G of t इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी प्लस 7, ये पूछा गया है। ओके, तो एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी प्लस 7, यही किया गया है। चलिए, तो अब हम 3 4 ये लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, दोनों को एडिशन करना है। तो नया वेवफॉर्म जनरेट होगा हमारे पास, लेट्स सी। चलिए, अब नेक्स्ट वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, विच इज द एडिशन, विच इज जी ऑफ टी एक्चुअली। So this is now g of t, and g of t is what basically this f of t plus f of minus t plus 7 that I'm going to draw. So t is equal to 3 से लेके 4 तक ही दोनों की बाउंड्रीज हैं एज यूजुअल, हमें जैसा कि दिख रहा है इसमें t इक्वल टू 3 और 4 के बिटवीन की ही इनकी बाउंड्रीज हैं। ओके, अब हमें डेफिनेटली इसी के बिटवीन इसे ड्रॉ करना होगा। क्लियर है? t इज इक्वल टू 3 पर अगर मैं नोटिस करता हूं f of minus t plus 7 को, तो उसकी वैल्यू है 2, और जब हम इसको नोटिस करते हैं f ऑफ t को, तो इसकी वैल्यू है 0। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 3 पर जो g ऑफ t है इसकी वैल्यू हो जाएगी +2, इट्स वैल्यू विल बी +2। लाइक दिस, इट्स वैल्यू विल बी +2। एंड t इज इक्वल टू 4 पर अगर हम नोटिस करते हैं, तो t इज इक्वल टू 4 पर इसकी वैल्यू कितनी है, f ऑफ t की +2 है, f ऑफ माइनस टी प्लस 7 की कितनी है, 0। यानी कि यहां पर भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, +2। ओके, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब इसके ऑनवर्ड्स, जैसे 4 के आगे अगर हम नोटिस करें इसको, तो 4 के आगे दोनों की वैल्यू 0 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एज यूजुअल 0 0। इसके पहले दोनों की वैल्यू कितनी है, 0 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 0। अब बिटवीन 3 to 4 आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं, जैसे आप स्लोप से समझ सकते हैं। ओके, जैसे हम अगर देखें इसका स्लोप जो आएगा, इस वाले लाइन का जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, जरा नोटिस करके बताओ कितना स्लोप आना चाहिए इसका। इट्स स्लोप वैल्यू 3 to 4, ये एक्स एक्सिस पे चेंज हुआ 1 का, वाई पे चेंज हुआ 2 का, तो इट्स स्लोप इज +2 हियर। एंड व्हाट अबाउट इट्स स्लोप इज -2 हियर, व्हिच मींस जब हम एडिशन करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस है हमारे पास, y इक्वल टू mx प्लस c। ओके, अब मैंने लिखा एक y1 है mx c, ओके, दूसरा है y2 mx, अब उसको c1 बोल दिया हमने, mx c2, और ये है m स्लोप, ये है -m स्लोप। अगर हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो y1 प्लस y2 जो होगा वो हो जाएगा सिंपली c1 प्लस c2, यानी कि इसके जो कांस्टेंट्स हैं वही ऐड हो जाएंगे। ओके, यानी कांस्टेंट्स क्या है, इसका +2 होगा। ओके, जैसे यहां पे देखें, अगर हम फाइनली देखें तो स्लोप, नेट स्लोप कितना आएगा इसका, कांस्टेंट प्लस c1 प्लस c2, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। सिंपल, ये यहां से कंक्लूड हो गया। एक तरीका तो ये हो गया, दोनों स्ट्रेट लाइन है, अपोजिट स्लोप है, तो स्लोप विल कैंसिल ईच अदर, definitely this x factor becomes 0, which means the value of resulting straight line, which is the addition of these two, will be simple constant valued, यानी कि कोई चेंज इसमें नहीं है। तो डेफिनेटली 2 से चल रहे थे, अब 2 से वापस 2 पर ही ये बना रहेगा, तो ये जनरेट हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, हम इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख दें। ओके, अगर आप इसको ऐसे किसी भी 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट को कंसिडर कर लें, जैसे मान लीजिए हम इसको कंसिडर करके चलते हैं, तो 4, 2 is here. You will simply write like this, y equal to mx plus c format, which is f of t here. Okay, f of t equal to m is a slope, which is 2, t plus constant.
ओके अब यहां पर कोई भी एक को पुट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये पुट किया, तो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस कॉन्स्टेंट, सो द कॉन्स्टेंट बिकम्स -6 इन द फर्स्ट स्ट्रेट लाइन. सो तो पहले वाली की जो इक्वेशन आएगी बिटवीन 3 and 4, दैट विल बी f of t इक्वल टू 2t minus 6. क्लियर? ये हमने डायरेक्टली समझ लिया यहां से, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड आप चाहें तो इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस को लिख के भी हम इसको रियलाइज कर सकते हैं. ओके कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल ऑब्जर्वेशन. देखिए f of -t plus 7 की अगर हम बात करें, जैसे f of -t plus 7 की अगर हम बात करते हैं, -t plus 7 इक्वल टू व्हाट? वंस अगेन द स्लोप इज -2 हियर. ओके सो -2t plus constant and consider any of the point on this straight line. So you may consider this 4, 0 as well. तो यहां पर 0 हो जाएगा ये, तो 0 इज इक्वल टू -2 इंटू 4 प्लस c, यानी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 8. तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं -t plus 7 की इक्वेशन आएगी -2t plus 8. ओके अब इन दोनों का एडिशन करना है, सो डेफिनेटली 2t विल कैंसिल ईच अदर. -6 plus 8 दैट बिकम +2. So simply we are having the value between 3 to 4 is also +2. This is g of t. क्लियर? अब हमें जरा ऑप्शंस पे जाना है. ये तो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, इसका वेवफॉर्म ड्रॉ हो गया. अब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. हैविंग ओनली स्टेप चेंजेस एंड जस्ट नोटिस द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्टेप चेंजिंग एंड ऑल्सो नोटिस द अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप. दो बातें नोटिस करने वाली हैं. इस सिग्नल, इस वेवफॉर्म के अंदर हम अगर देखते हैं तो स्टेप चेंज हो रहा है, सिर्फ स्टेप चेंज है, और हमें ये देखना है किस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टेप में चेंज हो रहा है. जैसे t इक्वल टू 3 को अगर हम देखते हैं तो t इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्टेप बिकम 0 to 2. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि gt इज इक्वल टू ut माइनस 3 माइनस, या चलो माइनस बाद में बात कर लेंगे, t माइनस 4. ये दो पॉइंट ऑफ टाइम है जहां स्टेप चेंज हो रहा है. अच्छा कितना चेंज हो रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 0 यानी कि +2, 2 माइनस 0 यानी कि -2. तो आंसर कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ ut माइनस 3 माइनस ut माइनस 4. लेट्स फाइंड द ऑप्शंस. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है सभी को? तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन बट वी कैन रियलाइज इट बाय डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच. एक और तरीका हो सकता है कि f of t का आप रिप्रेजेंटेशन हमारे पास जो है ऑलरेडी गिवन है. ओके उस f of t को हम इन द फॉर्म ऑफ रैंप सिग्नल, स्टेप सिग्नल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें. ओके जो नया रिजल्टिंग सिग्नल आएगा उसमें f of t को, ये जो ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है रिवर्सल एंड शिफ्टिंग, ये अप्लाई कर दें. फिर जो नया सिग्नल हमारे पास जनरेट होगा उन दोनों को ऐड कर दें. तो ग्राफ की हमें ज्यादा जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी. जैसे मैंने ग्राफ पर ग्राफिकली एडिशन परफॉर्म किया, आप चाहें तो मैथमेटिकली इसको हैंडल कर सकते हैं. लेट्स सी द नोट पॉइंट हियर. राइट इन नोट हियर. लेट्स सी, जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर पल्स मैंने कंसीडर की. If I'm going to consider a rectangular pulse over here, this is, suppose I have taken this signal as a f of t here and its value is between 3 to 4 and its magnitude is, suppose I have taken here is 1. Another rectangular pulse I have taken here, sorry, another straight line I'm considering here, a straight line which is passing through like this. मान लीजिए यहां पर ये 3 और यहां पर कहीं भी कोई पॉइंट रहा होगा 4, इनको इंटरसेक्ट करती है. यहां पर ये -6 को इंटरसेक्ट करती है. ओके और इसका जो स्लोप है सपोज वो हमने ले लिया है कि +2 है. क्लियर? चलिए तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास है, इसको हमने मान लिया कि ये PT है, P of t, ये T है. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एग्जांपल है just to play with the graph and mathematical expressions. Okay, so f of t into P of t, I'm writing here, find g of t. If g of t equal to pt into f of t. स्क्रीन को पॉज कर दें और फटाफट से इसको आंसर कर लें. आंसर आ गया होगा आपका. सिंपल अगर हम ग्राफिकली इसको नोटिस करते हैं तो ग्राफिकली तो बहुत आसान ऑब्जर्वेशन है इसका.
देखिए ग्राफिकली मैं ऑब्जर्व करके दिखाता हूं आपको क्या करना है। देखिए 3 से 4 के बीटवीन इसकी वैल्यू कितनी है 1, 3 से 4 के बीटवीन इसकी वैल्यू क्या कर रही है +2 स्लोप से राइज हो रहे हैं। ओके 3 पर क्या है 0, 4 पर कितना है जो भी कुछ वैल्यू पहुंच गई होगी नॉन जीरो। इससे पहले इसकी वैल्यू नॉन जीरो बट ये 0 है तो 0 इंटू नॉन जीरो दैट बिकम्स 0 एंड 3 to 4 सिंपली दिस काइंड ऑफ sawtooth wave will be generated having the slope +2। so obviously हम ये बोल सकते हैं कि 3 to 4 से +2 यानी कि ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2। दिस इज GT। ओके अब GT को आप ग्राफ पे लिख लें तो GT को ग्राफ से कैसे लिखेंगे देखो जरा। GT इज इक्वल टू वही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये मैंने एग्जांपल सॉल्व किया हुआ ऑलरेडी है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड स्टेप चेंजेस। तो क्या लिखेंगे 2RT - 3 -2RT - 4 -2UT - 4 ये आ गया हमारे पास। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसी को हम चाहें तो एक्सप्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके बट इवन दो दिस इज नॉट कन्वीनियंट टू हैंडल दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग एक्सप्रेशन बट वी कैन। देखिए जैसे मान लीजिए मैं f(t) को अगर लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं दिस f(t) इज नथिंग u(t - 3 - u(t - 4)। क्या ऐसा लिखा जा सकता है इस f(t) को? यस बिल्कुल लिख सकते हैं। इस p(t) का स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना है 2 है, इंटरसेक्शन विद y एक्सिस कितना है से -6 है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी 2t - 6। y इक्वल टू mx प्लस c में द c इज डिफाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद y एक्सिस या वैल्यू एक्सिस। क्लियर? तो यहां पर -6 है तो 2t - 6 इसकी स्ट्रेट लाइन हो गई, यानी कि ft इक्वल टू है ut - 3 - ut - 4 और pt इज इक्वल टू 2t - 6। देखें अब अगर मैं यहां पर लिखूं ऐसे g(t) which is f(t) into pt। तो f(t) कितना लिखा था हमने, ये लिखा था u(t - 3 - u(t - 4) into p(t). p(t) क्या था यहां पर p(t) was equal to this 2t - 6 this is okay। अब जरा इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं तो जस्ट आई हैव टेकन 2 कॉमन एंड t - 3 यहां पर बचेगा ut - 3 हो जाएगा ये माइनस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दिस 2t - 8 + 2 इंटू ut - 4 ऐसे हमने लिख लिया इसको। ठीक है ये लिखा। अब देखें 2 इंटू t - 3 ut - 3 माइनस, अब देखो 2t - 8 को मैंने अलग से मल्टीप्लाई किया 2 को कॉमन लेके तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। ओके और ये यहां पर आएगा -2 टाइम्स ऑफ ut - 4। क्लियर हुआ इतना? अब सिंस वी नो RT इज इक्वल टू व्हाट TUT, RT - 2 इज इक्वल टू व्हाट T - 2 ut - 2, RT - 3 इज इक्वल टू व्हाट T - 3 ut - 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2RT - 3 हो जाएगा -2RT - 4 हो जाएगा ये -2UT - 4 हो जाएगा ये। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ओके जो हमने ऑलरेडी कंक्लूड कर लिया है दैट वी हैव ऑलरेडी डन हियर। दिस इज क्लियर? किसी भी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करके भी हैंडल कर सकते हैं, आप ग्राफिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, इट्स डिपेंडिंग ऑन द गिवन डेटा एंड द जो पूछा गया है उस पर। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे।